हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बेसिकली बहुत लोगों को पता भी होगा कि कल एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। ठीक है। तो बहुत लोगों को पता होगा कि एक अडानी का एक इशू चल रहा था। बेसिकली क्या है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2024 में। दो नहीं, सॉरी, 2023 में जनवरी 24 को एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो बेसिकली उससे रिलेटेड कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंडन ग्रुप की क्या रिपोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या स्टैंड है, सेबी पे क्या कहा गया है। तो यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है। देखो 24 जनवरी 2023 को क्या होता है, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वह एक रिपोर्ट को पब्लिश करती है और यह बोलती है कि जो अडानी ग्रुप ने क्या किया है, शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया है। ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, फरवरी में एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है वह फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों फाइल की जाती है? इसमें डायरेक्ट किया बेसिकली इस रिपोर्ट में, इस पीआईएल में यह बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह एक कमेटी बनाए, जिसमें क्या होता है, एक स्पेशल इन्वेस्ट एक एक कमेटी बनाए जो कि इन्वेस्टिगेट कर सके इस हिंडनबर्ग के क्लेम को। ठीक है, बेसिकली ऐसी पीआईएल फाइल की गई थी। ठीक है। फिर मार्च में क्या होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट बोलता है सेबी को कि आप जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करो कि क्या सही में स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन हुआ था या फिर कोई रेगुलेशन में आपने कुछ लैप्सेस हुए थे आपके तरफ से। आप यह सारी चीजें करो और हमको बताओ, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेबी को टाइम दिया था कि आप जल्दी से जल्दी अपनी इंक्वायरी करो, कंडक्ट करो और हमको बताओ। फिर जब जनवरी 3 यानी कल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि नहीं, सेबी जो है वह एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है और जो है किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को यह मैटर सौंपने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली यह सारी चीजें, अब आपको मेन चीजें यह जानना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या थी और अडानी जो ग्रुप है बेसिकली उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली क्या है। देखो 24 जनवरी 2023 को क्या होता है, एक यूएस बेस इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिसर्च फर्म जो कौन है, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म, यह एक रिपोर्ट पब्लिश करती है अडानी ग्रुप पे। और यह रिपोर्ट क्या बोलती है कि जो अडानी ग्रुप है, इन्होंने क्या किए थे, शॉर्ट सेलिंग में इंडल्ज हुए थे, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन को वह होल्ड कर रहे थे। और इन्होंने क्या बोले कि जो अडानी जो ग्रुप है वह बेसिकली इनके जो शेयर्स है वह काफी ज्यादा ओवर प्राइज्ड है। ठीक है, उनकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और आने वाले समय में जो अडानी ग्रुप के जो शेयर है वह गिरने वाले हैं, ऐसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्लेम किया था। और ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि अडानी ग्रुप जो है वह शॉर्ट पोजीशन को हेल्प कर रहा है। अब बेसिकली क्या होता है ये शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो ये मैं सारी चीज़ें आपको अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो अडानी ग्रुप के बारे में बहुत लोगों को पता होगा और जिनको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अडानी ग्रुप जो है वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि कोल से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गए या फिर पोर्ट से रिलेटेड हो गए, सीमेंट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड या फिर कोई एडिबल ऑयल से रिलेटेड चीजों में जो अडानी ग्रुप है वह इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोगों को जो किंग्स नाम का ऑयल पता होगा, तो वह बेसिकली इस अडानी ग्रुप का ही है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, रिसेंट में अडानी ग्रुप ने काफी ज्यादा एक्सपांशन भी किया है सीमेंट सेक्टर में स्पेशली। और कैसे, जैसे एसीसी सीमेंट है या फिर अंबुजा सीमेंट है, उसके काफी ज्यादा स्टॉक्स खरीदे हैं अडानी ग्रुप में। इसके अलावा क्या है, जो एनडीटीवी नाम की जो एक मीडिया कंपनी है, तो उसमें इसने लगभग क्या किया है, इसके 30% शेयर्स को खरीदे हैं। ठीक है। और दो और जब जनवरी के अराउंड, जब जनवरी 2023 में, उसके पहले अगर आप देखते हो तो उस समय गौतम अडानी जी का लगभग, वह जो थे वो टॉप 4 रिचेस्ट पर्सन में आ गए थे वर्ल्ड में। पर जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो उनके काफी ज्यादा स्टॉक के प्राइस गिरे थे। उनकी पर्सनल नेट वर्थ भी लगभग 25 बिलियन डॉलर से गिरी थी। ठीक है, तो जिसके वजह से वह 7th रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। तो यानी कहीं ना कहीं इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बहुत ज्यादा उनके स्टॉक्स को, उनकी पर्सनल नेटवर्थ को अफेक्ट किया था। ठीक है। अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च थी उसने बेसिकली क्या बोला था, देखो एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च है यह एक यूएस बेस्ड रिसर्च फॉर्म है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। यह क्या करती है, फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करती है और इसका फोकस मेनली क्या होता है, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव एनालिसिस।
अब यह क्या है, इक्विटी बेसिकली क्या होता है, शेयर्स होते हैं। शेयर्स यानी क्या होता है, कोई भी कंपनी जो है अगर उसको पैसा चाहिए तो वो शेयर इशू करती है। फिर आप मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, उन शेयर को खरीदते हैं। फिर उस शेयर का क्या करती है कंपनी, फिर पैसा इन्वेस्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह में। फिर क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, फिर उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है जिसके पास शेयर है उसको, उसके साथ वह प्रॉफिट शेयर किया जाता है। ठीक है, तो यह होता है शेयर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो, और इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स है वो भी आई होप आपको पता होगा, क्रेडिट पता होगा, बॉन्ड्स पता होंगे। ठीक है, तो हिंडनबर्ग बेसिकली यह सारी चीजें करती है। अब इसका भी देखो, अब इस हिंडनबर्ग का बेसिकली क्या काम था, देखो। अब उन्होंने जो रिसर्च किया उसने क्या बोला है कि जो कंपनी है अडानी की, उसमें बहुत ज्यादा अकाउंटिंग में इरेगुलरिटीज पाई गई है। ठीक है, वह ये जो अडानी की कंपनी बहुत ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी। ठीक है, और इसके अलावा जो अडानी कंपनी है उसका मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा पुअर था, ऐसा इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बोला गया था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया था। ठीक है, जो प्राइमरी मेथड फॉर जो इन्वेस्टमेंट था वह था शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, देखो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आप क्या करते हो, बोरो करते हो किसी एसेट को। ठीक है, फिर उसको आप क्या करते हो, सेल करते हो। फिर आप उसको फिर से खरीदते हो लोअर प्राइस में। ठीक है, और फिर आपने जो बोरो किया था एसेट वो वापस कर देते हो। तो इसलिए बेसिकली यह क्या है, यह एक बियरिश मूव है। तो यह होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग यानी क्या होता है, मैंने बोरो किया किसी से कुछ एसेट, फिर मैंने उसको सेल किया, फिर सामने जाके मैंने उसी को फिर लोअर प्राइस में खरीदा, और मैंने एक प्रॉफिट बनाया, और जो मेरे जो शेयर थे मैंने वापस जिससे बोरो किया था उसको मैंने वापस कर दिया। वह हो जाता है शॉर्ट सेलिंग। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट की क्या है अडानी ग्रुप पे। अब इस रिपोर्ट का कहना है कि जो अडानी ग्रुप है यह एक बहुत बड़ा कौन है, बहुत बड़ा क्या है, ये एक धोखेबाज कंपनी है बेसिकली। ठीक है, ऐसा बोला गया है इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। इन्होंने यह बोला गया था कि जो, देखो यह बोला गया था कि ये जो कंपनी है यह शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर रही है। ठीक है, बेसिकली हिंडनबर्ग ने बोला था कि वह शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर रही है अडानी स्टॉक्स में, और जो शेयर है वह बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, और आने वाले समय में जो शेयर की वैल्यू है वह काफी ज्यादा गिर जाएगी। अगर शेयर ओवर प्राइजेस है तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई कंपनी सपोज कुछ प्रोडक्शन करती है, कुछ सेल करती है, तो उसको प्रॉफिट होता है। तो वह प्रॉफिट जो है वह शेयर होल्डर को भी देती है। पर अगर आपके शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा है तो कंपनी अगर इतना प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो आपको कहाँ से इतना ज्यादा पैसा देगी। तो कहीं न कहीं यह बोला गया था कि शेयर ओवर प्राइस्ड है, और आने वाले समय में जो शेयर की वैल्यू है वो गिरने वाली है। ठीक है। अब ओवर वैल्यू शेयर के बारे में मैं जैसा आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा क्या है, देखो जो जो 7 लिस्टेड कंपनीज़ है अडानी की, उसमें से जो 5 है, उनका जो करंट रेशियो है वह 1 से भी कम है। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज के जो टोटल जो करंट लायबिलिटी वो ज्यादा है एज कंपनी टू करंट एसेट। यानी कंपनी की जो टोटल लायबिलिटी है, जो कर्जा है, वह ज्यादा है एज कंपनी टू टोटल, यानी एज कंपेयर टू कंपनी के टोटल एसेट्स से। ठीक है, तो इसलिए आपका जो करंट रेशियो है वह 1 से भी कम है, और जो कि एक अच्छी फाइनेंशियल प्रैक्टिस नहीं होती है ऐसा बोला गया है। ठीक है, और इसका मतलब ये और क्या होता है, अगर आपका करंट रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है उसके पास एडिक्वेट एसेट्स नहीं है कि वह अपने लायबिलिटीज को पूरा कर पाए शॉर्ट रन में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपनीज के पास इतने एसेट्स नहीं है कि वह अपने लोन वगैरह को चुकता कर पाए, या अपने जो बॉन्ड्स में उसने पैसा उठाया है उसको चुकता कर पाए शॉर्ट समय में। ये इसका मतलब ये होता है। अब जो प्रमोटर्स है प्लेजिंग द स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो प्रमोटर है कंपनी के, उस वह क्या कर रहे हैं, वह एडिशनल कर्जा उठा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर दे ओन। यानी जो प्रमोटर्स है कंपनी के उनके पास कुछ शेयर्स है। अब उस शेयर्स के बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, वह मार्केट से क्या कर रहे हैं, कर्जा उठा रहे हैं। और जो शेयर के जो प्राइस है वो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस्ड है। यानी आप जो कर्जा उठा रहे हो तो वह तो ऑलरेडी आप एक ओवर प्राइस शेयर पे कर्जा उठा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, फिर कर्जा भी बहुत ज्यादा है। प्रमोटर जो है अपने स्टॉक गिरवी रख के वो कर्जा उठा रहे हैं। तो यह एक अनहेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस है। ठीक है, अब इसके अलावा यह भी बोला गया है कि जो मैनेजमेंट टीम है अडानी की, उसमें भी जो बहुत सारे जो मेंबर्स है, उनका जो पास्ट है वह सही नहीं रहा है। वह बहुत ज्यादा वह स्कैम्स में इन्वॉल्व थे, ड्यूटी विजन्स में इन्वॉल्व थे, और फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमोटर्स का कंट्रोल है शेयर पे बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देखो लगभग क्लोज टू 74% क्या हो रहा है, देखो बहुत ज्यादा वो
कैसा है, शेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं प्रमोटर्स। 74% से ज्यादा शेयर किसके पास है, ऑलरेडी प्रमोटर्स के पास है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स भी बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है देखो, बहुत ज्यादा शेल कंपनीज जो है, वह ऐसे अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है वह खरीद रही है। अब जो शेल कंपनीज होती है बेसिकली यह एक फर्जी कंपनी होती है, जो जिसमें कोई एक्चुअल प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, बस उसको बेसिकली इन सारी चीजों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कंट्रोल कन्वर्ट करने के लिए ऐसी शेल कंपनीज को बनाया जाता है। तो ऐसा बोला गया कि बहुत सारी शेल कंपनीज है जो जो ये अडानी ग्रुप के शेयर को खरीद रही है, जिसकी वजह से जो शेयर के जो प्राइजेस है वह बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ओवर प्राइस होते जा रहे हैं। ठीक है। अब अब यानी क्या है, वही डेलिब्रेट पंपिंग हो रही है। बहुत ज्यादा अडानी के जो शेयर्स है वह बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, उनके प्राइस एक्सेसिव क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो इसके अलावा क्या हो रहा है देखो, एक वॉश ट्रेडिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है। यानी क्या हो रहा है देखो, जो डिलीवरी वॉल्यूम है अडानी के जो स्टॉक्स का, शेयर्स का, वह बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि वॉश ट्रेडिंग हो रही है। अब वॉश ट्रेडिंग क्या होता है, यह एक प्रैक्टिस है जिसमें शेयर का बाइंग सेलिंग होता है सेम एंटिटी के द्वारा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वह ट्रेडिंग वॉल्यूम को ज्यादा दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं एक शेल कंपनी हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही क्या कर रहा हूँ, शेयर्स को खरीद रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ, फिर खरीद रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ किसी कंपनी के। तो इससे क्या हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि इस कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। यानी यह जो कंपनी है, शायद बहुत ज्यादा इसका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंट है, इसलिए इसके शेयर बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, ऐसा दिखता है। तो यह होता है वॉश ट्रेडिंग। तो वॉश ट्रेडिंग क्या होती है, एक माल प्रैक्टिस है जिसमें आप बाय सेल करते हो शेयर्स को। एक एक ही एंटिटी या फिर कोई रिलेटेड एंटिटी यह सारी हरकत करती है। क्यों? ट्रेडिंग वॉल्यूम को ज्यादा दिखाने के लिए। ठीक है। अब कंप्लायंस जो है अडानी का, वह थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अडानी ने क्या किया था, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को हायर किया था कि वो अडानी एंटरप्राइज को ऑडिट करे। पर दिक्कत क्या है, ये जो ऑडिटर्स है वह काफी एक छोटी सी कंपनी है। इसके जो प्रोफेशनल्स है वह काफी ज्यादा यंग सीएज है। ठीक है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे इतनी बड़ी कंपनी को ऑडिट कर पाएंगे, यह बोला गया। ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ देखो, इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप को लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन में। ठीक है। इसके अलावा जो जो पर्सनल नेटवर्थ है गौतम अडानी के, वो लगभग $25 बिलियन से कम हो गई थी, जिसके वजह से जो सेवेंथ रिचेस्ट पर्सन बन गए थे वो गिर के जो पहले वो फोर्थ रिचेस्ट पर्सन थे वो गिर के सेवेंथ रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। ठीक है, इस रिपोर्ट की वजह से। अब पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो अडानी की जो कंपनी है, आज तक उन्होंने अपने रो लोन के रीपेमेंट में कभी डिफॉल्ट नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने टाइमली अपना लोन जो है वो रिपे किया है। और इसके अलावा जो अडानी की जो कंपनी है, उसने बैंकों से लेने वाला जो लोन है वह भी धीरे धीरे कम किया है। यानी पहले जो टोटल जो जो पैसा जो अडानी ग्रुप लेके आता था, कम से कम 86% वह बैंकों से लेके आता था, पर वह गिर के अभी 40% हो गया था। ठीक है। पर इसका मतलब यह भी है कि कहीं न कहीं ये जो एसबीआई वगैरह जो बैंक है, या फिर एलआईसी नाम की संस्था है, अब वह लोन में तो पैसा नहीं दे रही अडानी को, पर वह क्या कर रही, इन कंपनियों ने शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह खरीद के रखे हैं अडानी ग्रुप के। ठीक है, तो यानी ये एक किस्म का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इससे क्या होगा, कल जाके अगर सपोज अडानी ग्रुप अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, तो एलआईसी और को भारी नुकसान होगा। और एलआईसी एसबीआई में पैसा किसका है, हमारा पैसा है। तो कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो तो यह सारी चीजें इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस हो रही है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है देखो, अब शॉर्ट सेलिंग जैसे कि मैंने बताया था। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, जब इन्वेस्टर बोरो करता है किसी सिक्योरिटी को, फिर सेल करते कर देता है उसको ओपन मार्केट में, तो वह उस चीज़ को बाद में कम दामों में खरीदेगा और प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट क्यों बनाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी का प्राइस जब गिर जाएगा तब वो उसको खरीदेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। और वॉश ट्रेड का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर क्या जो होता है वह साइमल्टेनियसली सेल भी करता है और बाय करता है उसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। इससे क्या होता है, एक आर्टिफिशियल ट्रेडिंग दिखती है मार्केट प्लेस में कि अच्छा, यह जो शेयर है काफी ज्यादा ट्रेड, इसकी बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है, यह दिखता है। तो यह होता है वॉश ट्रेडिंग का मतलब। ठीक है। अब इसके अलावा और एक चीज है इसमें, देखो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है। अब क्रोनी कैपिटलिज्म यानी क्या होता है, देखो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस जो है वह नेक्सस में काम करते हैं। इसका मतलब
बिजनेसमैन जो है वह पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घूस में पैसा देता है, करप्शन करता है, ठीक है। और इसके बदले में पॉलिटिशियंस उसको गवर्नमेंट के टेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देता है, कम दामों में अच्छी बड़ी सी जमीन देता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म। और क्रोनी कैपिटलिज्म का भी यह एक एग्जाम्पल है जो अभी जो हुआ है, ठीक है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इवन जो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो इंडेक्स है 2021 का, उसकी अगर हम माने, तो इंडिया का जो पोजीशन है वह सेवेंथ पोजीशन है क्रोनी कैपिटलिज्म में, ठीक है। और जिसका जो असर है वह लगभग 8% ऑफ द जीडीपी का इसमें असर है क्रोनी कैपिटलिज्म का, ठीक है। अब अनफेयर एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस, देखो क्या होता है, अगर क्रोनी कैपिटलिज्म है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसको मिलेंगे, बड़े बिजनेसमैन को मिलेंगे। तो फायदा किसको होगा, इन बड़े बिजनेसमैन को होगा। अब इससे क्या होगा, कंपटीशन पे असर होगा। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वह compete नहीं कर कर पाएंगे बड़े बिजनेसमैन के साथ, ठीक है। और इससे फिर धीरे धीरे क्या होगा, अगर क्रोनी कैपिटलिज्म होगा तो लोगों का भी जो ट्रस्ट है फाइनेंशियल सिस्टम से वह भी उठते जाएगा, ठीक है। और वह फिर बाद में क्या करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो क्या होगा, सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा वेल्थ और पावर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और एक चीज होगी कि इनोवेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इनोवेशन क्यों कम होगा, देखो, अगर कंपटीशन बढ़ता है तो जो फर्म जो है वो नई नई चीजें इनोवेट करते हैं, ठीक है, बिजनेस करने के नए तरीके, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नए तरीके से लॉन्च करती है। तो इससे क्या होगा, अगर सिर्फ कुछ ही कंपनियां क्रोनो कैपिटलिज्म करती है और बेनिफिट करती है, तो जो कंपटीशन कम हो रहा है, इनोवेशन कम होगा, नई कंपनीज ही नहीं आ पाएगी, तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो यह सारी चीजें होती है क्रोनी कैपिटलिज्म से। तो आप क्रोनी कैपिटलिज्म को आप रिड्यूस कैसे करोगे, आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाओ, ठीक है। आप जैसे कि आप क्या करो, जो रेगुलेटिंग एजेंसीज है आप उसके इंडिपेंडेंस को और बढ़ाओ, ताकि वो अच्छे से रेगुलेट कर पाए। आप जो है वो जो गवर्नमेंट के जो टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आप उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, ठीक है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में आप थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आओ। आप कंपटीशन को अरेंज करो ताकि जो स्मॉल बिजनेस है वह भी ग्रो कर पाए। आप रेड टेपिज्म को खत्म करो। रेड टेपिज्म यानी क्या होता है, फाइल पड़ी रहती है, ठीक है, और उस पे प्रोग्रेस नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाते। तो रेड टेपिज्म को हटाओ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटाओ, ठीक है। आप जो है इथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके आओ, ठीक है। अब जो अनइथिकल प्रैक्टिस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्कैम वगैरह करके और आपने उसको कंपनी के मैनेजमेंट में डाल के रखा है, ऐसा ना हो। आप इथिकल प्रैक्टिसेस लेके आओ। आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो। आप स्टॉक मैनिपुलेशन मत करो। तो ये सारी चीजें आप मत करो, ताकि कैसा है, आपका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे और आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ भी अच्छे से होते रहे, ठीक है। अब इसके अलावा इस आर्टिकल में और एक चीज जानने वाली है, वह है सेबी के बारे में। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में। इसको पहले क्या था, एक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से बनाया गया था, पर बाद में क्या होता है, पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसका नाम था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिसमें क्या होता है, सेबी को एक स्टेटूटरी पोजीशन दिया जाता है, स्टेटूटरी पावर दिया जाता है। एक स्टेटूटरी बॉडी क्या होती है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जैसे अपनी इलेक्शन कमीशन हो गया, वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका मतलब क्या, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। और स्टेटूटरी बॉडीज को यानी अपने पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और उससे लॉ से बनाया। तो सेबी एक स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है। पहले वो नॉन स्टेटूटरी बॉडी थी, पर बाद में वो स्टेटूटरी बॉडी बन गई। अब इसका एम क्या होता है, देखो, इसका एम है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि आप में जैसे कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तब हमारे इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, वह प्रोटेक्ट करेगा सेबी। इसके अलावा क्या करेगी, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करेगी। अब इसके अलावा कुछ पावर और फंक्शन होते हैं सेबी के। इसके पास एक क्वाजी जुडिशियल और क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर होता है। इसका मतलब क्या है, सेबी जो है कुछ रेगुलेशंस ड्राफ्ट कर सकती है, कुछ रेगुलेशंस बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा वह खुद एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, कुछ रूलिंग पास कर सकती है, या फिर कोई पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। तो यानी सेबी क्या है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसका काम होता है कि क्या वह इंटरेस्ट के जो जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम होता है सेबी का। और इसका और एक काम होता है, क्या होता है, यह बेसिकली जो है डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करो, सिक्योरिटीज का कस्टोडियन माना जाता है इसको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को रेगुलेट करने का काम। तो यह सारा जो काम किसका होता है, सेबी का होता है।
ठीक है। अब इसका और एक काम होता है कि जो सिक्योरिटी जो मार्केट है, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो एजुकेशन है, वह लोगों को प्रोवाइड करना। ठीक है? इसका और एक काम होता है कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है या फिर जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो रही है शेयर मार्केट में, तो उसको रेगुलेट करना, उसको खत्म करना, इसका काम यह होता है। ठीक है? इसके अलावा देखो, एक जो मनी पूलिंग स्कीम होती है जैसे चिट फंड हो गया, अगर आप 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा लोगों से इकट्ठा करके लेके आते हो, तो यह उसको भी रेगुलेट करता है। यानी क्या है, आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके लाए, फिर किसी स्कीम, किसी म्यूचुअल फंड या कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, फिर आपने जो पैसा, जो आपको प्रॉफिट मिला, फिर लोगों को आपने बांट दिए, तो ये होता है पूलिंग स्कीम। ठीक है, तो पूलिंग स्कीम को भी ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसके पास पावर होता है कि वो सर्च और सीजर ऑपरेशन भी कर सकता है। अब सेबी का जो एक चेयरमैन होता है जिसका टर्म होता है 3 साल का। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ होल टाइम, एक फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सेबी है इसके पास पावर होता है एक सिविल कोर्ट का। ठीक है, अब और एक चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि आप ऑनलाइन बाय शेयर कर सकते हो। क्या चीज? सिक्योरिटीज को, शेयर्स को। तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा क्या होता है? सेबी रेगुलेट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी, फॉर एग्जांपल, अगर मेरी सपोज कोई एक कंपनी है, कल जाके एक मर्जर होने वाला है रिलायंस के साथ, और मेरे को पता है कि जिस दिन मेरा मर्जर होगा अचानक मेरे शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे, तो यह एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। पर अगर यह इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और कोई फिर क्या करेगा, मेरे अभी जो मेरी कंपनी के कम प्राइस है वो खरीद लेगा उस शेयर्स को, फिर कल जाके जब मर्जर होगा तो फिर वो वही शेयर्स को बेच के ज्यादा मुनाफा कमाएगा। तो इंसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, किसी भी शेयर्स को डीलिस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करेगा। देखो, इसके अलावा और एक सेबी जो है जन जागृति अभियान भी चलाता है। क्यों? इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड। सिक्योरिटी मार्केट है ना, शेयर मार्केट। तो जन जागृति अभियान सेबी के द्वारा इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सेबी क्या करता है? जो भी मार्केट मैनिपुलेशन या फिर प्राइस रिगिंग की जो प्रैक्टिसेस है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसमें मैंने आपको क्या-क्या चीज़ बताई, हिंडनबर्ग के बारे में बताया, अडानी ग्रुप के बारे में बताया, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है वह बताया, सेबी के बारे में बताया। यानी अगर कोई भी मेंस वगैरह में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली तरीके से उसको हैंडल कर लोगे। अब इस केस में क्या हुआ था, एक पिटीशन फाइल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो एक इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ पीस है या फिर रिपोर्ट जो है कि एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के द्वारा, इसको पेटिशनर जो है वह यूज़ नहीं कर सकता कोर्ट में एज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ना आपको इसका सोर्स पता है, ना कुछ पता है। तो हम कैसे मान ले कि यह जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी वह ऑथेंटिक थी? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है? अब बेसिकली जो पेटिशनर था, जिसने पिटीशन फाइल की थी, उसने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, बेसिकली यह जो इसके फाइंडिंग्स को हाइलाइट किया गया था। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, इसने क्या की, इसने यह रिपोर्ट की और इसने बेसिकली यह बताया था। ठीक है, तो यह सारी चीजें थी आज के आर्टिकल में। एंड आई होप आपको थोरली पता चल गया होगा कि क्या क्या एग्जैक्टली इसके बैकग्राउंड में हुआ है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।